माजिद नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था, मगर उसे कहीं से भी नौकरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। जबकि बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ दी, घर में भूखे मरने की नौबत आने लगी। वह ऐसी नौकरी चाहता था जिससे उसके घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो, ऐसी नहीं जिसमें वह मेहनत भी करे उसके बाद भी उसके घर का गुजर बसर ना हो। इसलिए उसने कुछ काम इस वजह से भी छोड़ दिए थे। काम और मेहनत बहुत ज़्यादा होती और उससे मिलने वाली रकम ना के बराबर। वक्त के साथ उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तो नहीं मिली, मगर कम तनख्वाह वाली भी उसके इस रवैये से उससे छीन ली गई। अब उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं थे। परेशान होकर उसने कब्रिस्तान में रहने वाले एक आदमी से बात की। कब्रिस्तान में काम करने वाला आदमी बहुत ज़ईफ़ हो चुका था, इसलिए उसे एक जवान मर्द की ज़रूरत थी जो उसका हाथ बटा सके। माजिद अपनी मौजूदा हालात से तंग आ चुका था, इसलिए उसने इस काम को ही बेहतर माना। माजिद को यह लालच आ चुका था कि कब्रिस्तान में काम करने वाला बूढ़ा आदमी कुछ समय बाद अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, तब मैं उसकी जगह ले लूँगा, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगेगी। यानी जिसने उसकी मुश्किल हालात में मदद की वह उसी के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता था और उस बेचारे बुजुर्ग के मरने की तमन्ना दिल में लिए हुए था। माजिद ऐसा ही लालची और मतलबी शख्स था जिसे सिर्फ अपनी जान पर अपने जहान से ही मतलब था। माजिद ने अपना काम शुरू कर दिया। माजिद दिन भर कब्र भी खोदता और पुरानी कब्रों की देखभाल भी करता, मगर वह अपने दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं लाता कि उसे भी एक दिन यहीं आना है, उसकी भी एक कब्र यहीं रहेगी। इस्लाम की तालीम से वह कोसों दूर था। वह पत्थर दिल शख्स था जिसको सिर्फ अपनी ज़रूरत, अपनी सेहत से ही ताल्लुक़ था। माजिद, मुझे तो पहले यही लगा था कि तुम कुछ ही दिन काम कर पाओगे, लेकिन तुमने अपने अमल से मेरी सोच को रद्द कर दिया। असलम बूढ़े ने माजिद की तारीफ करते हुए कहा, क्यों चाचा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं काम सही से नहीं कर पाऊंगा? माजिद ने एक सवाल हड़बड़ाहट में पूछा। असलम बूढ़े ने कहा, अरे तुम जैसे जवान मर्द भी रात में कब्रिस्तान में नहीं रह पाते। कई लोग तो कब्रिस्तान के सामने से जाते हुए भी डरते हैं और रात में तो वे आते भी नहीं। इस तरफ ये बातें सुनकर माजिद मुस्कुराने लगा। एक बात कहूँ चाचा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और दूसरी बात ये कि पेट को दोज़ख भरने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करा ही देता है। माजिद का अंदाज थोड़ा दर्द भरा था। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, मेरी तुम्हें नसीहत है। बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन पत्थर दिल किसी सूरत में भी अच्छी बात नहीं है। हमारे दिल में इंसानियत और सबके दुख दर्द समझने का जज्बा होना चाहिए। वैसे भी हम दिन रात यहाँ पर इन कब्रों के पास गुजारते हैं। हमारे सामने क्या गरीब और क्या अमीर, सबका यही ठिकाना बना हुआ है। असलम बूढ़े ने माजिद की बातों से कुछ अच्छा महसूस नहीं किया, इसलिए उसने कुछ नसीहत माजिद को भी दे डाली, लेकिन माजिद ने उसकी सारी बातें कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी उसका इरादा यहाँ हमेशा काम करने का नहीं था, उसके साथ साथ एक अच्छे काम की तलाश में भी था। जैसे उसे एक अच्छी तनख्वाह वाला काम मिलता, वह कब्रिस्तान वाला काम छोड़ने का इरादा रखता था। माजिद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा कब से इस दुनिया से जा चुका था। पहले बाप काम करता था, उसके बाद माजिद की माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और माजिद का गुजर बसर कर रही थी, मगर जल्द ही बीमारियों ने उसे घेर लिया और वह घर बैठ गई। कई अरसे तक माजिद ने आवारा लड़कों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। पढ़ाई भी कुछ खास नहीं थी, दोस्त भी उसके जैसे आवारा किस्म के थे। राह में आती जाती लड़कियों को छेड़ना भी उनका काम बन गया। कई लड़कियों से उनके नाजायज़ ताल्लुक़ थे। उसकी माँ के घर पर बैठ जाने की वजह से मजबूरन वे काम के लिए निकला था। वे सब अब लगे बंधे अपने और अपनी माँ के लिए ही काम कर रहे थे। माजिद को कब्रिस्तान में काम करने की वजह से अपने दोस्तों के साथ भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे टाइम भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह बहुत बेदार रहने लगा। दोस्तों से दूर रहकर उसका किसी काम में मन नहीं लगता। शाम मगरिब का वक्त था। अहमद अपने द्वारा बनाई गई कच्ची सी झोपड़ी में नमाज पढ़ने गया। माजिद अपने काम में मशरूफ़ था।
आज एक साथ 2 कब्र की खुदाई का काम उसके पास आया। उसने सुना था ये दोनों कब्रें 2 लड़कियों की हैं। माजिद आज जल्दी जल्दी काम निपटा रहा था। उसका इरादा आज अपने दोस्तों के पास जाने का था कि वे कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजार कर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। वह जैसे ही काम से फारिग हुआ, वह अहमद को बताते हुआ वहाँ से निकल गया। उसने उसके घर अपनी माँ के पास जाने की जहमत नहीं की। उसे तो बस अपने दोस्त और अपने साथी के पास जाना था, इसलिए वह सीधा अपने दोस्त के पास पहुँच गया। रात में एक आम से ढाबे में खाना खाने के बाद वे एक सिगरेट शराब पिए हुए नशे में धुत थे। उन्हें अपना ही होश नहीं था। वे सब बैठे शराब पिए जा रहे थे। तभी माजिद के एक दोस्त ने उसका कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ माजिद, कब्रों की दुनिया में तुम्हारा टाइम कैसा चल रहा है? बस यार, सारा दिन कब्रों की खुदाई और कब्रों की सफाई में ही निकल जाता है। मजबूरी आ पड़ी है। सारा दिन मैं दूसरों से बोलने के लिए भी तरस जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। माजिद ने बहुत अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ यार, कह तो सही रहे हो। तुम देखते हो तुम सारे दिन नए नए मुर्दे, जिसमें लड़कियां भी होती हैं। और यार, मैंने तो सुना है कि मुर्दे रात को आपस में बड़ा शुभ मेला लगाते हैं। तुम भी उनके साथ शामिल हो जाया करो। माजिद के एक दोस्त ने बहुत जाहिलपन में ऐसे हंसते हुए बात की। उसकी बात सुनकर माजिद के दूसरे दोस्त भी अपने पूरे पूरे मुंह खोल कर हंसने लगे, जबकि ये सिर्फ उनकी बातें सुनता खुद से मुस्कुरा ही सकता था कि वह अपने काम की वजह से अपने दोस्तों के सामने मजाक का जरिया बन रहा था। अच्छा, तुम लोग सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? माजिद ने एक दोस्त की जेब से सिगरेट निकालते हुए पूछा। हमारे तो पहले जैसे ही मस्त गुजर रहे हैं, मगर ये इस अमन की जिंदगी आजकल बड़ी रंगीन है। माजिद के एक दोस्त अजमत ने एक दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करते हुए अजमत को बताया। अच्छा, वे कैसे? भला? अजमत ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। इसकी ज़िंदगी में एक परवीन नाम की लड़की आ गई है। ये तो बस हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता है या फिर उसके पल्लू से बंधा रहता है। वह भी इसी की टाइप की है। इसके साथ इसकी बहुत अच्छी बन गई है, मगर ये हर बात की तरह हमें उसकी तरफ भटकने भी नहीं देता। कहता है वह सिर्फ इसकी है, हम अपने लिए कहीं और ताका झाकी करें। अजमत ने बताते हुए कहा। आखिर में अमन को उसकी बात पर घूरा, लेकिन उस घूरने का अमन पर कुछ असर नहीं पड़ा। अजमत ने हैरानगी भरे चेहरे से देखते हुए अमन को देखा। क्या यार, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा तुम अब कर रहे हो। दिल आ गया है क्या उस पर? ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? माजिद ने भी हैरानी से और तवज्जो से पूछा। बस यार, वह लड़की कुछ अलग है। लाजमी तो नहीं जो अब तक चल रहा हो वह अभी भी हो। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। अमन ने ज्यादा बात करने की बजाय कोई और बात करने को कहा। दूसरे दोस्तों ने आंखों में एक दूसरे को अमन की बात पर इशारे किए, जैसे अजमत को बताना चाहता था, देख लो इस मजनू का हाल। बातों ही बातों में रात काफी घनी हो गई, जिसकी वजह से सबने उठते उठते अपने घरों की राह देखी। माजिद भी सुस्त होता हुआ अपने घर की राह पर निकल गया। अभी वह सिर्फ दिन ही कब्रिस्तान में गुजारता, रात को वापस घर आ जाता, मगर वे 1-2 रात को अहमद की वजह से ही रुका था। उसके बाद उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिला। घर वापस जाते वक्त भी उसका मुंह ज्यादा अच्छा नहीं था। दोस्तों की बातें और उसकी मजाक सुनकर उसके काम से उसका मन हट गया। दिल और दिमाग में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। अपने दोस्त से कुछ दिन मिलने के बाद का वाकया था कि माजिद अपने काम के मुताबिक पुरानी कब्रों के बीच एक नई कब्र खोदने में मशरूफ था। कब्र तैयार करने के बाद वह एक बार उस पर अच्छे से निगाह मारता। वह फिर वहां से पलटा, क्योंकि जिनके कहने पर उसने ये कब्र तैयार की थी वे इसी तरफ आ रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही मैयत में मौजूद लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। वे लोग अंदर आए तो माजिद जाते जाते एकदम से पलटा था। उसका इरादा एक नज़र डालकर आगे जाने का था, मगर वह ऐसा ना कर सका, बल्कि उन्हीं के साथ वहाँ पर खड़ा हो गया। उसकी नज़र एक इंसान पर टिकी हुई थी और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त अमन था,
जो उस मैयत वाले लोगों के साथ उनके साथ आया था। अमन के चेहरे पर भी दुख और गम के बादल छाए हुए थे। वे सब लोगों के पीछे सर झुकाए खड़ा था। माजिद की नज़र अमन से होती मैयत पर पड़ी, जिसे लोग अब कंधों से उतारकर नीचे कब्र में रख रहे थे। मैयत उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उसकी नज़र मैयत पर पड़ रही थी, जो कि किसी लड़की की मैयत थी। लड़की की मैयत पर एक तरफ से लाल रंग का दुपट्टा लटक रहा था। उनके यहाँ यह रिवाज था, अगर कुंवारी लड़की मर जाए तो उसे सजाते संवारते हैं और लाल दुपट्टा पिन्हा कर विदा करते हैं। माजिद वहीं पर खड़ा अमन की मौजूदगी की वजह तलाश कर रहा था, क्योंकि वे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अमन के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखता था। वह लोग अमन के जानने वालों में से तो नहीं थे, मगर फिर कुछ समझ ना आने पर वह सर झुकाता हुआ आगे बढ़ गया। उसका इरादा अमन से पूछने का तो था। वे लोग मैयत को दफनाकर वहां से जा चुके थे। माजिद भी थोड़ी देर बाद अहमद की कोठरी को ताला लगाकर वहां से निकल गया। मगरिब के बाद का वक्त था। कब्रिस्तान में हर जगह अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। हर तरफ एक सुकून का आनंद था। माजिद के कदमों में आज तेजी, क्योंकि आज उसका इरादा अमन के घर जाने का भी था। उस वक्त वे चाहकर भी उसके पास नहीं गया और उस वक्त अमन ने भी उसे नहीं देखा। तो अब वह अमन के पास जाकर यह पूछने वाला था कि आज वह कब्रिस्तान किसकी मैयत के साथ आया था। मगर माजिद के कदमों की तेज़ रफ्तार एकदम से थमी हुई थी, क्योंकि शाम के वक्त अमन जिस मैयत के साथ आया था वह अभी भी उस मैयत के पास बैठा हुआ था। माजिद को अमन की मौजूदगी पहली बार से भी ज़्यादा हैरान में डाल रही थी। वह अब की बार तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके दिल में सब कुछ जानने की हलचल हो रही थी कि आखिर अमन का ऐसा कौन सा रिश्तेदार मरा है जो अभी तक वहाँ पर बैठा हुआ है। माजिद ने अमन की तरफ जाकर उसे आवाज़ दी, जिससे अमन ने उसकी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। अमन, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? ये किसकी कब्र है? कौन थी ये मरने वाली लड़की? माजिद ने उसके पास जाते ही ताबड़तोड़ सवाल कर डाले। मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी परवीन थी, जिससे मुझे प्यार हुआ था। अब अमन ने बहुत से दुखी अंदाज में माजिद को बताया। एक पल के लिए माजिद को अमन के लिए बहुत दुख महसूस हुआ, मगर जल्द ही वह अपनी पत्थर दिल किरदार में वापस आ गया। क्या हो गया है तुम्हें अमन? हमारी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई, कई गईं। तुमने पहले तो इस तरह से हालत नहीं डाली अपनी। अब क्या हो गया है तुम्हें जो इस तरह पागल हो गए हो? माजिद ने अपनी गुस्से वाले अंदाज में अमन को सुनाया। उन्होंने कभी ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे। ये सब उनके लिए नया था, इसलिए शायद वे इस तरह बात पर हैरानी से गुस्से का इजहार कर रहा था। तुम्हें पता है, हमने एक दूसरे से प्यार तो कर लिया और बहुत जल्द हमने एक होने का भी सोच लिया था, मगर इससे पहले ही ये बीमार पड़ गई और ये दुनिया ही छोड़ कर चली गई। अमन ने माजिद की बातें सुनी और यह बातें अमन ने माजिद को बताई। अच्छा, तो तुम इससे शादी करने वाले थे? माजिद अमन की बात सुनकर समझा कि शायद तुम शादी करने वाले थे, जिसकी वजह से अमन को ज़्यादा ही दुखी है। नहीं, शादी तो नहीं, शादी का तो अभी जिक्र ही नहीं किया था। घर वाले लोग पता नहीं मानते या नहीं, हम तो बस वैसे ही हमने सोचा कि शादी तो एक दिन कर ही लेंगे। क्या हो गया अगर शादी से पहले सब कुछ हो जाए? तो अमन ने अपनी बातों से माजिद को और हैरान कर दिया। अभी अमन माजिद जैसों का ही दोस्त था और फितरत कभी नहीं बदलती। जो लोग जैसे रहते हैं वे वैसे ही रहते हैं, वे कभी नहीं बदलते। उसकी बात पर माजिद ने हंसकर जवाब दिया, आ गए ना लाइन पर। बड़े नेक बनते थे प्यार मोहब्बत करने वाले। माजिद को अब लगने लगा जैसे कि अमन को एक किसी बात का सदमा लगा कि वो एक परवीन में अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। शायद वे इसी वजह से यहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा अब उठो, क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? रात हो रही है, चलो अब इसे छोड़ो, किसी और के पीछे लगो। माजिद ने उसके कंधे पर एक हाथ मारते हुए वहाँ से उठाना चाहा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अमन ने माजिद का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। तो क्या सारी रात यहीं बैठने का इरादा है? क्या तुम पागल हो गए हो? माजिद ने उसे गुस्से भरे लहजे में कहा। नहीं, सारी रात तो नहीं बैठूंगा, अपना मकसद पूरा करके यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसी बात माजिद के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। वे क्या बोल रहा था? कौन सा मकसद? उसे आज अमन का दिमाग खिसका हुआ लग रहा था।
लगता था उसने अपनी परवीन की मौत को कुछ ज़्यादा ही दिल से लगा लिया है। परवीन को सजाया गया है, मुझे तो बस उसे सराहना है। जो उसके जीते जी नहीं कर सका वो करने का इरादा रखता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में इसे यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा और अपना मकसद पूरा करने के बाद ले आऊँगा। अमन, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले गम के बादल छाए हुए थे, अब उसी चेहरे पर दरिंदगी और हैवानियत छाई हुई थी। माजिद ने उसे नासमझ नज़रों से देखा, फिर बात बात में समझ आने पर हैरत में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम सच में पागल हो गए हो। अमन, उठा, यहाँ से चलो, हमें कोई देख लेगा। तुम्हें नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। माजिद ने ये बात गुस्से में कही और वहाँ से उठ चला। माजिद, रुको तो सही, इस काम में तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी इस सब में हिस्सा लाजमी मिलेगा। मेरे यार हो, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम्हें पता है। अमन ने यह बात माजिद की बाजू पकड़ कर कही। माजिद भी अमन के साथ उठ खड़ा हुआ। उसके बाद अमन ने जैसे तैसे कर माजिद को अपने साथ कर लिया। दूसरी तरफ माजिद कौन सी अच्छी सोच की वजह से मना कर रहा था। वह तो बस इस वजह से मना कर रहा था कि कहीं वे लोग पकड़े न जाएं। रात के 9:30 बजे जब कब्रिस्तान में सब जगह अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था, उस वक्त अमन और माजिद हर तरफ से तसल्ली हासिल करते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उनके दिलो दिमाग में अल्लाह ताला ने मोहर लगा रखी थी, जो अपनी अकल पर पट्टी बांधे इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। अहमद की कच्ची कोठरी का दरवाज़ा माजिद ने बाहर से बंद कर दिया, ताकि अगर वे उठ भी जाए तो उसके काम में दखल अंदाजी न कर सके। उन्होंने कब्र को एक तरफ से खोदकर एक छोटा सा रास्ता बनाया ताकि किसी को पता न चल सके। उसके बाद अमन उस रास्ते से जाकर परवीन की बॉडी को बाहर निकाल लाया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डरा हुआ उसका चेहरा दिख रहा था, क्योंकि दोनों पहली बार ही ऐसा काम कर रहे थे। पहली बार इतने घिनौने काम को अंजाम देते हुए उनके चेहरे पर बस थोड़ा सा डर था, लेकिन कहीं भी उनके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी नहीं थी। कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर एक खंडर नुमा मकान था। वे लोग उसी जगह पर मैयत को ले आए। वहां इन्होंने अपने जिन किन्होंने काम को अंजाम दिया और किसी को कानो कान खबर न देते हुए, अपनी हैवानियत को छुपाते हुए कब्र में मैयत को दोबारा लेकर आ गए। अमन ने तो परवीन की मैयत के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी और उसके बाद उसने माजिद को भी खुलेआम दावत दी थी। उस रात दोनों ने ही हैवानियत की हद पार कर दी। उसके बाद उन्होंने ये जुल्म कई दफ़ा किए, बल्कि एक पहला कदम ही मुश्किल लगा था। उसके बाद तो उन्हें असल में कोई डर ही नहीं लगा। अब उन्हें कोई डर और कोई खौफ नहीं रहा, बल्कि अब की बार तो उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी जुल्म में शामिल कर लिया। एक के बाद एक वह गुनाह करते ही जा रहे थे। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब अहमद की वफ़ात हो गई। अब उनकी जगह माजिद ने ले ली, जिसकी वजह से उन्हें खुली छूट मिल गई। अब उन्हें कब्रिस्तान में आई जवान लड़कियों को बाहर लेकर जाना नहीं पड़ता, बल्कि अब वह अहमद की कच्ची कोठरी में ही मैयत को ले आते और वहीं पर गुनाह को अंजाम देते। कब्रिस्तान में आने वाली ऐसी कोई भी लड़की की मैयत नहीं थी जिसका उन्होंने फ़ायदा ना उठाया हो। उनका ये दरिंदगी भरा दास्तां जारी ही रही। एक दिन माजिद के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि वह अपनी होशो आवाज़ भूल गया। यह आम सा दिन था। माजिद बहुत चुस्ती से कब्र की खुदाई कर रहा था। कब्र किसी लड़की की थी। माजिद के चेहरे पर आज मक्कारी जैसी मुस्कुराहट थी। आज उन्हें अपने खेल के लिए एक नया मोहरा मिलने वाला है। बहुत से लोग मैयत के साथ आए, मैयत को दफनाया और थोड़ी देर में ठहरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी वहाँ से जा चुके थे। माजिद ने आज वक्त के साथ अपने आवारा दोस्तों को भी आगाह कर दिया ताकि वे वक्त पर आज कब्रिस्तान पहुंच जाएं। उसके दोस्त पहले से ही भूखे शेर बन चुके थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। रात होते ही माजिद कब्र को एक कोने से बड़ी ही दिलेरी से साफ करता, वहां से एक स्लेब हटाता। वह कब्र के अंदर उतर चुका था, मगर आज कब्र के अंदर उतरते ही माजिद को जो दिखा उसे देखकर माजिद टस का मस नहा हुआ। जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे अब वे कभी बंद नहीं होंगी। उसके सामने आज का नज़ारा ही कुछ ऐसा था
जो उसने अपने आज तक के गुनाहों में नहीं देखा। जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, आज उसे डर के मारे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उस सब की वजह ये थी कि आज वह जिस कब्र में दाखिल हुआ, उस कब्र में एक ऐसी रोशनी थी जैसे कि वहाँ किसी ने एक रोशनी लगा कर रख दी हो। उसके साथ साथ मैयत से उड़ती हुई खुशबू भी थी और उसकी खुली रोशन आँखें जैसे कि उन आँखों में लाइट फिक्स हो। ये सब देखकर माजिद जिंदगी में पहली बार डरा। साथ ही उसके दोनों हाथ जो मैयत को छूने के लिए आगे बढ़े थे, वे ऐसे जम गए जैसे कभी हरकत नहीं कर सकेंगे। माजिद को ऐसा लगा जैसे कि उसका सांस बंद हो जाएगा। एकदम से उसके जिस्म में हरकत हुई। वे अपनी होशो आवाज़ में वापस लौटा तो दोबारा बगैर मैयत की तरफ देखे वापसी के रास्ते निकल चुका। वह वहाँ रुका नहीं बल्कि पागलों की तरह चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। उसके पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके थे। कब्रिस्तान में मौजूद उसके दोस्त घबरा चुके थे और उसके पीछे भागे। यह बात पुलिस तक जा पहुंची, जिसकी वजह से माजिद के दोस्त और माजिद पुलिस के हत्थे आ गए। यहाँ पर उनके किए का दर्दनाक अंजाम सामने खड़ा था। बाद में सुनने को आया कि वह कब्र एक हाफिज़े कुरान लड़की की थी, जिसकी वजह से वह लड़की नूर की लपेट में थी। माजिद उसकी नूर से डरता वहाँ से भाग गया। धन्यवाद दोस्तों।